तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखोगे ना, तो जो मेटल एटम की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये अप्रोचिंग लिगेंड के ज़्यादा नियरेस्ट होती हैं, जबकि बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स बचे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये लिगेंड से काफ़ी दूर होती हैं। तो ऐसे में जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट अगर होंगी, डायरेक्ट इंटरेक्ट तो नहीं होंगी लेकिन उसकी काफ़ी नियरेस्ट है, ऐसे में उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा जबकि बाकी 2 में कम लगता है। इससे 3 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाएगी और 2 की क्या हो जाती है बच्चों, कम। ओके, तो पहले हम इसको लिख लें कि इन टेट्राहेड्रल complexes 3 d ऑर्बिटल्स, कौन कौन सी बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स आर क्लोज टू अप्रोचिंग ligands than other 2 orbitals, और वो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। Therefore, these 3 orbitals suffer more repulsion from electronic cloud of ligands. As a result, एनर्जी जो होगी क्या होगी बच्चों, एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, एंड अदर 2 ऑर्बिटल्स जो बचेंगी, ऑर्बिटल्स एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीजेस। मतलब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर हम उनकी एक जियोमेट्री को देखें तो देखो, आप देखोगे कि वो ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको एक क्यूबिक सिस्टम में बना के समझें अच्छी तरह से, तो आप समझेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल लिगेंड के ज़्यादा नियरेस्ट आ रही हैं और कौन सी काफ़ी दूर है ना। तो एक लिगेंड हम यहाँ ले लें और एक लिगेंड यहाँ ले लें, एक लिगेंड हम यहाँ रख दें और एक लिगेंड यहाँ, ये हो गया हमारा मेटल, है ना। तो यहाँ पर मैं लिगेंड ले रहा हूँ, मतलब एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट है। तो अगर आप इनमें एक्सिस बना के देखो, आप ऐसे तीनों एक्सिस, ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्ट तो नहीं है किसके पाथ में, लिगेंड के, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं कौन सी, अगर मैं इनको ऐसे बनाऊं जो कि एक्सिस के बीच में होती हैं, इस तरह से, ये है ना। तो ये जो ऑर्बिटल्स बीच में होती हैं एक्सिस के 45 डिग्री में, वो लिगेंड के काफ़ी नियरेस्ट है और ऐसे में वो लिगेंड से ज़्यादा रिपल्सन में आ जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वही एक्सिस के बीच में होती है ना, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, बाकी 2 की एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, कम। तो देखो, अगर हम इस तरह से समझें कि ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, डी जनरेट एटॉमिक
फ्री मतलब एक ग्राउंड स्टेट में, कि ये है डी ऑर्बिटल्स, ये है डी जनरेट, है ना, और हम ये कह सकते हैं कि ये है ग्राउंड स्टेट। अब क्या हुआ, लिगैंड से स्फेरिकली सराउंडेड हो गई ये पांचों डी ऑर्बिटल्स इस तरह से। ये है हमारे पास मेटल आयन, और इस तरह से जो है स्फेरिकल एक फील्ड बन जाता है लिगैंड का, क्योंकि मेटल आयन चारों तरफ से बराबर अपोजिट चार्ज लगाएगा ऐसे। तो यहाँ स्फेरिकली ये गिर गई, ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ बढ़ गई इनकी, और ये हम एनर्जी डेल्टा टी के इक्वल बढ़ गई इस तरह से। बाद में यही एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बच्चों इन ऑर्बिटल्स के बीच में। फिर क्या होगा, ऐसे स्प्लिट होगा ऑर्बिटल। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी की हो जाएंगी, बाकी जो 2 बची वो कम एनर्जी की। इनको ई बोलते हैं, इनको T2। जी नहीं लगता क्योंकि जीरेड लगता है सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स में, जैसे ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं होते। ये हो गया इनका बैरी सेंटर, ठीक है। तो बैरी सेंटर से ऊपर इनकी 3 की एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 3 ये हो सॉरी, इनकी जो एनर्जी बढ़ रही है लेवल से, वो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी मिल जाने के कारण 5 में से, तो ये लिखा जाएगा प्लस और डेल्टा टी। और इन 3 की जो 2 की एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि 3 की बढ़ रही है इस तरह से, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। और टोटल जो डिफरेंस बना रहेगा वो कितना रहेगा, डेल्टा टी। तो यहां पर ये स्प्लिटिंग हो गई, तो ये तो कौन सी हो गई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये हो गई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ये हाई एनर्जी में आ गए, ठीक है, और ये क्या हो गई बच्चों, लो एनर्जी। ये कहलाएंगी स्प्लिट ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से अगर हम एक जनरल देखें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग दिख रही है जस्ट ऑक्टाहेड्रल से उल्टा दिख रही है। तो ये बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो लिगैंड से डायरेक्ट इंटरैक्ट तो नहीं होती, लेकिन लिगैंड की काफी नियरेस्ट होती हैं और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सफर करती हैं देन अदर 2 ऑर्बिटल्स, इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ गई, बाकी 2 की घट गई। और डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग हुई, इस तरह से जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी 5 में से 2 की एनर्जी मिल जाने से बढ़ गई, और इनकी 3 की एनर्जी चूंकि ऊपर की तरफ बढ़ी है तो इनकी 3 के रिस्पेक्ट में 5 में से 3 की एनर्जी बढ़ी है तो इनकी इतनी कम हो गई। और ये हमारा डी ऑर्बिटल का क्या हो गया, स्प्लिटिंग डायग्राम बन गया। बात क्लियर है। अब हम देखें एक और लास्ट बता देता हूं, ठीक है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सॉरी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है उनमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो देखो, अगर आप एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखोगे ना, तो आप देखोगे कि कौन सी ऑर्बिटल लिगैंड के डायरेक्ट पाथ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम से देखें तो ये हो गया, और यहां पर बना दें हम मेटल, है ना, ये तो यहां पर एक ऑर्बिटल जो है हम जानते हैं कि जो एक्स वाई एक्सिस में जो ऑर्बिटल होती है वो कौन सी है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल इस तरह से ये वाली ये हो गई ऐसे। तो एक लिगैंड यहाँ, एक लिगैंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये सपोज एक्स है, ये वाई है। तो यहाँ पर जो डी जेड ऑर्बिटल है ये वाली, इसका लिगैंड से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसका रिंग काफी लिगैंड के बीच में आ रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों x और y के बीच में कौन सी ऑर्बिटल भरी होती है, तो यहाँ हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई सॉरी डी एक्स वाई ऑर्बिटल है यहाँ पर, है ना। ये तो हो गई डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। बाकी जो है
ऑर्बिटल्स वो इन एक्सिस के बीच में दिखाई देंगी, जो हमें जरूरत नहीं है। तो जब इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किन ऑर्बिटल्स में लग रहा है, dx² y², और दूसरे नंबर में रिपल्सन लगेगा dxy में, फिर यहाँ पर dz² में, क्योंकि उसका रिंग तो आखिर लिगेंड के इस फील्ड में आ ही रहा है। बाकी जो दो बचती हैं ऑर्बिटल z और y एक्सिस के बीच में, z और x एक्सिस के बीच में, वो लिगेंड से कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सफर करती हैं। तो कुल मिला के अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो पहले तो वही ऑक्टाहेड्रल रीजन के अनुसार स्प्लिट हो जाती हैं इस तरह से, और फिर ये इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाली हो गई dx² y², और यहाँ आ जाएगी dz², है ना, यहाँ पे जो दो थी वो dz यहाँ आ जाएगी ऐसे, और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी dxy, और बाकी जो बच्ची dyz tzx वो इस तरह से स्प्लिट होती है। ये देखो सबसे ज्यादा लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये ऑर्बिटल है, कौन सी, dx² y, अकेला 4 लिगेंड से लड़ रही है ना। फिर ये बीच की आ गई, क्योंकि ये लिगेंड के बीच में तो आ ही रही है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ही। फिर dz² क्यों आ गई, क्योंकि उसके रिंग तो आ ही रही है लिगेंड के फील्ड में। बाकी जो 3 बच रही हैं, 2 बच रही हैं, उनका लिगेंड से काफी डिस्टेंस रहेगा, तो इसीलिए कुल मिला के ये स्प्लिटिंग हो रही है। अब देख रहे हैं, तो ये था हमारा T2G और ये था EG, ये है d ऑर्बिटल। तो इतना अधिक रिपल्सन होता है, तो ये तो है डेल्टा O, जबकि ये है डेल्टा SP। तो आप जब इनके रिलेशन पढ़ोगे कि डेल्टा SP, डेल्टा O और डेल्टा T में क्या रिलेशन है, तो देखें, ध्यान रखना, डेल्टा T इक्वल टू, ठीक है, 4/9 डेल्टा O के इक्वल होता है, और डेल्टा SP जो होता है 1.3 डेल्टा O होता है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा हुआ डेल्टा SP, फिर डेल्टा O, फिर क्या, डेल्टा T। ये ऑर्डर होगा CFSE का तीनों कॉम्प्लेक्सेस में। तो इस तरह से हमने समझा, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। बाकी हम CFSE को डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, और तीनों में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल के लिए, स्क्वायर प्लानर के लिए, और ऑक्टा तो मैंने पहले बता दिया है। अब हम आगे CF2 को डिस्कस करेंगे।